नमस्कार दोस्तों, मैं राज पांडे। आप देख रहे हैं RCNU टुडे। आइए जान लेते हैं अभी की बड़ी खबर, मुख्य समाचार के बारे में। पहली बड़ी खबर TGT एग्जाम 2021 को लेकर है, जिसका आयोजन 7 एवं 8 अगस्त 2021 को प्रदेश के 75 जिलों में कराया गया। आपको बता दें, इस परीक्षा में धांधली के आरोप लगे हैं। परीक्षार्थियों का कहना है कि बड़े पैमाने पर पेपर आउट हुआ है, परीक्षा केंद्रों पर नकल कराई गई है, मेरिट हाई जाने की संभावना है। STF के द्वारा कई साल भर गैंगों को पकड़ा गया है। परीक्षार्थियों की मांग है कि परीक्षा को रद्द कर दिया जाए। STF अपनी कार्रवाई कर रही है। आपको बता दें, साल भर गिरोह का मददगार ऑडिटर फरार हो गया है। TGT परीक्षा में पकड़े गए साल भर गिरोह का मददगार ऑडिटर कार्यालय छोड़कर फरार हो गया है। STF की एक टीम के देहरादून स्थित महालेखाकार दफ्तर में पहुंचने पर इसका खुलासा हुआ है। यह भी पता चला है कि उसने पिछले दिनों EL के लिए प्रार्थना पत्र दिया था, लेकिन छुट्टी मंजूर होने से पहले ही भाग निकला। STF ने कुछ दिनों पहले सिक्योरिटी में सालभर गैंग के 7 सदस्यों को पकड़ा था, जिनसे पूछताछ में मददगार के तौर पर 2 नाम सामने आए थे, जिनमें से एक AG ऑफिस देहरादून में तैनात ऑडिटर अमित वर्मा भी था। उसकी तलाश में STF की एक टीम देहरादून पहुंची तो पता चला कि उसने पिछले दिनों EL के लिए आवेदन किया था, लेकिन छुट्टी मंजूर नहीं हुई। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, जिस तरह की कार्रवाई STF के द्वारा की जा रही वह सराहनीय है, लेकिन बड़े पैमाने पर अगर नकल हुआ है तो परीक्षा को रद्द किया जाना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। इसके संबंध में अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई कि कितने बड़े पैमाने पर नकल हुआ है, लेकिन परीक्षार्थियों का आरोप है कि मेरिट हाई जाने की संभावना है। तथा शिक्षकों को लाभ पहुंचाने का प्रयास किया गया है। जहां पर 10-10 लाख 15-15 लाख रुपए दिए गए थे, वहां पर काम कराया गया है। तो मैं आपसे बताना चाहता हूं, इस परीक्षा में जमकर पैसे चले हैं, ऐसा परीक्षार्थियों का कहना है। परीक्षार्थियों ने आरोप लगाया है। परीक्षार्थियों ने इसके लिए हंगामा भी किया था, धरना प्रदर्शन भी किया था, लेकिन सरकार के द्वारा इस पर कुछ भी अमल नहीं किया जा रहा है। अब परीक्षार्थियों ने मन बना लिया है कि कोर्ट जाएंगे। अब कोर्ट के द्वारा जो भी निर्णय होना होगा। जो भी समय के साथ जानकारी मुझे प्राप्त होगी, मैं आपको अवश्य दूंगा। लेकिन इतना तय है कि इस परीक्षा में नकल हुआ है, ऐसा परीक्षार्थी करें और बार बार करें, और इस परीक्षा को रद्द किया जाना चाहिए, ऐसा मेरा भी मानना है। क्योंकि योग्य अभ्यर्थियों के चयन के लिए पारदर्शी परीक्षा होनी चाहिए, ना कि नकल युक्त परीक्षा होनी चाहिए। तो पारदर्शी परीक्षा के लिए सरकार को पुनः मंडल मुख्यालयों पर सेंटर बनाकर परीक्षा का आयोजन कराना पड़ेगा। अगली खबर TGT PGT भर्ती परीक्षा 2021 को लेकर है। 15,000 शिक्षकों का चयन होने पर आशासकीय विद्यालयों की समस्या हो जाएगी दूर। PGT की प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी का जायजा लेने आए उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के सदस्य डॉक्टर हरेंद्र कुमार राय ने कहा कि 4 वर्ष में TGT PGT परीक्षा में जितनी पारदर्शिता रही है, इसके पहले ऐसा कभी नहीं देखा गया है। उन्होंने दावा किया है कि शिक्षा का स्तर गिरा नहीं, साक्षात्कार में लड़कों का टैलेंट देखते बनता है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में हो रही 15,500 परीक्षार्थियों के चयन के बाद आशासकीय विद्यालयों में काफ़ी शिक्षकों की कमी दूर हो जाएगी। चयन बोर्ड के सदस्य ने बताया कि जिला विद्यालय निरीक्षक को शासन ने बहुत सारे पावर दे सकते हैं, लेकिन जनप्रतिनिधियों के कारण उन शक्तियों का प्रयोग नहीं हो पाता है, जिससे आशासकीय विद्यालयों में प्रबंधक शिक्षकों पर अन्याय व अत्याचार करता रहता है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2011 के अध्यापकों की नियुक्ति 2020 में हुई थी। इस पर 9 वर्ष के अंतराल में नियुक्तियों को लेकर जो आपाधापी का माहौल रहा है, उससे शिक्षा तंत्र काफ़ी गड़बड़ा गया है। बोर्ड के सदस्य ने मुख्यालय स्थित राजकीय इंटर कॉलेज के परीक्षा कक्षों का जायजा लिया। उन्होंने कहा है कि आगामी 17 व 18 अगस्त 2021 मंडल मुख्यालयों के 2 परीक्षा केंद्रों में PGT की परीक्षा आयोजित की जाएगी। तो यह हमीरपुर की खबर मैं आपको बताना चाहता हूँ। इनका कहना है जो परीक्षाएँ हो रही हैं वह पारदर्शी तरीके से हो रही हैं। इन्होंने PGT परीक्षा का जिक्र किया, TGT परीक्षा का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि आज तक का रिकॉर्ड है, जब से हम देख रहे हैं 4 साल का कार्यकाल हुआ है, इतनी अच्छी व्यवस्था, इतनी पारदर्शी तरीके से परीक्षा नहीं हुई है। तो क्या TGT एग्ज़ाम में धांधली नहीं हुई है? क्या TGT एग्ज़ाम पारदर्शी तरीके से आयोजित कराया गया है? क्या TGT एग्ज़ाम त्रुटि रहित है? आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि डॉक्टर हरेंद्र कुमार ने जो बयान दिया है उसके अनुसार यही लगता है कि TGT की परीक्षा निरस्त नहीं होगी जब तक हाई कोर्ट निरस्त नहीं करेगा। इनका मानना है कि पारदर्शी तरीके से परीक्षा का आयोजन किया गया है। अगली खबर है कि इसरो का EOS 03 उपग्रह प्रक्षेपण नाकाम। आपको बता दें, आकाश से धरती की निगरानी के लिए तैयार
EOS 03 उपग्रह को अंतरिक्ष में तैनात करने की कोशिश गुरुवार को नाकाम हो गई। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का GSLV रॉकेट इस भूमि अवलोकन उपग्रह को अंतरिक्ष की कक्षा में नहीं पहुंचा पाया। मिशन की असफलता को क्रायोजेनिक चरण में आई तकनीकी खराबी को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। तो एक बार असफलता मिली है, इसका मतलब है कि पुनः सफलता नहीं मिलेगी, पुनः सफलता मिलेगी अगर प्रयास किया जाएगा। अगली खबर कि जुलाई में खुदरा महंगाई 5.59%, 3 महीने में सबसे कम स्तर पर। खाद्य तेलों सब्जियों की कीमतों में बड़ी गिरावट व आपूर्ति बढ़ने से उपभोक्ताओं को मिली राहत। महंगे तेल ने लगाई थी कीमतों में आग। सवाल है क्या वर्तमान में तेल के दाम घट गए हैं, चाहे सरसों का तेल हो या वनस्पति तेल हो या रिफाइंड तेल हो। मैं आपसे बता दूं 2013 में सरसों के तेल का दाम 75 रुपये था। अगर आप 1 लीटर सरसों का तेल लेने जाते तो आपको 75 रुपये में मिल जाता था। लेकिन 2014 से लेकर 2021 तक महंगाई ने इस प्रकार से आग लगाई है, 125 रुपये की वृद्धि देखने को मिली है। समाचार पत्रों का काम होता है जब महंगाई चरम पर हो, 10 रुपये तेल के दाम बढ़े, 20 रुपये तेल के दाम बढ़े, तब समाचार पत्रों में इस बात का जिक्र नहीं किया जाता है। लेकिन जब 2 रुपये सस्ते कर दिए जाते हैं तब समाचार पत्रों में बड़े बड़े हेडिंग में लिखा जाता है कि महंगाई कम हो गई है, आपूर्ति बढ़ गई है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ सरकार को इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। चुनाव के मद्देनज़र अब देखिएगा पेट्रोल के दाम घटेंगे, डीजल के दाम घटेंगे, खाद्य पदार्थों के दाम घटेंगे। आप इसको देखते जाइएगा। अगर मैं सही नहीं बोल रहा हूँ तो चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना। जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आएगा आपको कुछ ना कुछ नया देखने को मिलेगा और आप सोचने को मजबूर हो जाएंगे। अगली खबर की बड़ा बदलाव, माध्यमिक विद्यालयों का पाठ्यक्रम 3 भागों में बटेगा। शिक्षा में किताबी ज्ञान के साथ डिजिटल व प्रैक्टिकल पर जोर। राष्ट्रवाद व सामाजिक सरोकारों से जुड़े मुद्दे होंगे शामिल। कम होगा पाठ्यक्रम। कक्षा 9 से ही विषय चयन की सुविधा। सत्र 2022 से 23 से सभी विषयों में लागू करने की तैयारी। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि माध्यमिक विद्यालयों का अस्तित्व बचाने के लिए प्रयास करें शिक्षक। तो नियुक्ति पत्र के समय इस तरह के बयान दिए गए हैं। अब देखना होगा कि इस पर कितना अमल किया जाता है। वैसे बदलाव तो होने वाले हैं, इसके संबंध मेरे द्वारा बहुत पहले ही आपको जानकारी दी गई थी। अगली खबर SSC CHSL परीक्षा 2020 को लेकर है। टियर 1 की परीक्षा में 60% अभ्यर्थियों ने भाग नहीं लिया, यानी कि 40% अभ्यर्थियों ने भाग लिया है। सही आंकड़ा है, 40.42% अभ्यर्थियों ने इस परीक्षा में भाग लिया है और 59.58% अभ्यर्थियों ने इस परीक्षा को छोड़ दिया है। सही आंकड़ा यही है। और आपको मैं बता दूं इसके संबंध में कोई जानकारी नहीं मिल पाई है, आखिरकार परीक्षा में परीक्षार्थियों ने भाग क्यों नहीं लिया। अगली खबर है 67वीं संयुक्त परीक्षा 12 दिसंबर को। आपको बता दें इसके संबंध में पहले मेरे द्वारा आपको जानकारी दी गई थी। बिहार लोक सेवा आयोग ने वर्ष 2021 में होने वाली विभिन्न भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर जारी कर दिया है। कैलेंडर के मुताबिक BPSC 67वीं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन 12 दिसंबर 2021 को किया जाएगा। इस संयुक्त परीक्षा के लिए अभी तक 325 वैकेंसी प्राप्त हुई है। इसमें नगर विकास, ग्रामीण विकास और इलेक्शन ऑफिसर के पद आए हैं। तो मैं आपसे बताना चाहता हूं बहुत से अध्यादेश अभी प्राप्त नहीं हुए हैं। कुल पदों की संख्या 430 या 40 के करीब हो सकती है जो जानकारी मिली है, और भी ज़्यादा हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। अगली खबर है कि 6वीं से 8वीं दर्जे तक 2 पालियों में चलेंगे स्कूल। 50% क्षमता के साथ बुलाए जाएंगे स्टूडेंट। सिर्फ प्राइमरी स्कूलों की होगी ऑनलाइन पढ़ाई। अगली खबर की सहकारिता भर्ती घोटाले के आरोपित बने संयुक्त सचिव। SIT द्वारा केस दर्ज होने के बाद यूपी कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के MD पद से हटा दिए गए थे भूपेंद्र कुमार। अगली खबर यूपी B.Ed प्रवेश परीक्षा 2021 के ऑनलाइन काउंसलिंग को लेकर है। ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए B.Ed कॉलेजों से मांगी जानकारी। आपको बता दें उत्तर प्रदेश संयुक्त B.Ed प्रवेश परीक्षा 2021 का परिणाम जल्द घोषित करने की तैयारी जोरों पर है। इसके साथ ही ऑनलाइन प्रवेश काउंसलिंग की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। ऑनलाइन काउंसलिंग प्रक्रिया के लिए सभी राज्य विश्वविद्यालयों के कुल सचिवों को एक लॉगिन ID व पासवर्ड आवंटित किया गया है। राज्य समन्वयक संयुक्त B.Ed प्रवेश परीक्षा प्रोफेसर अमिता वाजपेयी ने कहा है कि B.Ed पाठ्यक्रम चलाने वाले सभी कॉलेज राज्य स्तरीय ऑनलाइन काउंसलिंग प्रक्रिया के लिए अपने यहां आवंटित सीट आज महत्वपूर्ण जानकारी लखनऊ विश्वविद्यालय के कुल सचिव को समय सीमा में उपलब्ध करा दें, जिससे आगे की प्रक्रिया समय से बढ़ाई जा सके। तो तैयारियां जोरों से हैं, परिणाम बहुत जल्द ही आपको देखने को मिलेगा। अगली खबर है कि पदोन्नति में आरक्षण पर रुख स्पष्ट करे राजनीतिक दल। आपको बता दें विधानसभा चुनाव 2022 से पहले आरक्षण समर्थकों ने लामबंदी तेज करते हुए सभी दलों से पदोन्नति में आरक्षण पर अपना रुख
स्पष्ट करने को कहा है। आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति ने इस संबंध में सभी प्रमुख राजनीतिक दलों को पत्र भेजकर यह बताने को कहा है कि पदोन्नति में आरक्षण उनके एजेंडे में है या नहीं। समिति ने सभी दलों के राष्ट्रीय अध्यक्षों से मुलाकात का समय भी मांगा है। अब देखना होगा कि 2022 विधानसभा के चुनाव के पहले कौन कौन सी घोषणाएं होती हैं। वैसे घोषणाएं बहुत सारी हो सकती हैं, बड़े बड़े वादे किए जा सकते हैं, लेकिन आपको सभी का मैनिफेस्टो देखना है कि पिछला जो रिकॉर्ड है, पिछली जो घोषणाएं थी, पिछला जो वादा था, कितना पूरा हुआ है। उसी के आधार पर 2022 में आपको चुनाव करना है और कुछ भी नहीं देखना है। अगली खबर की यूजी पीजी व शोध पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए हुई यूपीसीए टीईटी परीक्षा। आपको बता दें, प्रदेश के कृषि विश्वविद्यालयों व कॉलेजों में यूजी पीजी व शोध पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए उत्तर प्रदेश कंबाइंड एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी एंट्रेंस टेस्ट का आयोजन किया गया। 2 दिवसीय प्रवेश परीक्षा का आयोजन सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मेरठ द्वारा किया गया, जिसके लिए राजधानी में इंटीग्रल विश्वविद्यालय के विभिन्न परिसरों को केंद्र बनाया गया था। अगली खबर लखनऊ विश्वविद्यालय की है। एमबीए फाइनेंस एंड अकाउंटिंग में प्रवेश का मौका। लखनऊ विश्वविद्यालय के कॉमर्स डिपार्टमेंट ने इस साल से एमबीए फाइनेंस एंड अकाउंटिंग में नया कोर्स शुरू किया है, जिसमें विद्यार्थियों को प्रवेश का अवसर मिलेगा। 2 वर्षीय पाठ्यक्रम में 60 सीटें निर्धारित की गई हैं। इसके लिए आवेदन हो चुके हैं। हालांकि प्रवेश काउंसलिंग के समय भी विद्यार्थी इसे वरीयता दे सकते हैं। आगे विद्यार्थियों के ऊपर निर्भर करता है। एक और महत्वपूर्ण खबर है कि एमकॉम में एक सीट पर 9 दावेदार। कॉमर्स विभाग द्वारा संचालित एमकॉम कोर्स में प्रवेश के लिए भी विद्यार्थियों ने काफ़ी रुचि दिखाई है। विभाग की 180 सीटों के सापेक्ष पिछले साल 1110 आवेदन आए थे। इस साल बढ़कर 1453 हो गए हैं। तो अब की बार एक सीट के लिए 9 विद्यार्थियों ने आवेदन किया है। अगली खबर यूपीपीएससी की है। पीसीएस 2018 के अभ्यर्थियों की भी मार्कशीट फंसी। आरटीआई के तहत जवाब न मिलने से असमंजस में अभ्यर्थी प्रतियोगियों की मांग है, कारण स्पष्ट करे यूपीपीएससी। पीसीएस परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों के प्राप्तांक एवं कट-ऑफ अंक भले ही उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग अपनी वेबसाइट पर जारी कर रहा हो, लेकिन तमाम अभ्यर्थियों को वेबसाइट पर मार्कशीट उपलब्ध नहीं हो पा रही है। आयोग के अफसरों का तर्क है, जो अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन के साथ अन्य ज़रूरी अभिलेख जमा नहीं करते हैं, उनकी मार्कशीट जारी नहीं की जाती है। वहीं अभ्यर्थियों का कहना है कि मार्कशीट नहीं देनी है तो आयोग को कम से कम अभ्यर्थियों के प्रत्यावेदन का जवाब देना चाहिए। मार्कशीट जारी न करने का कारण भी स्पष्ट करना चाहिए। अगली खबर है कि एपीओ भर्ती के 2 अभ्यर्थियों का चयन निरस्त। आपको बता दें, सहायक अभियोजन अधिकारी भर्ती परीक्षा 2015 में औपबंधिक रूप से चयनित 2 अभ्यर्थियों का चयन निरस्त कर दिया गया है। आयोग के सचिव जगदीश के अनुसार कई चयनित अभ्यर्थियों के कार्यभार ग्रहण न करने और अन्य कारणों से शासन ने उनका चयन निरस्त कर दिया है। आयोग ने जुलाई अगस्त 2020 में रिक्त पदों के मुकाबले 19 अभ्यर्थियों के नाम शासन को भेजे थे। इनमें से 2 अभ्यर्थियों का चयन कुछ अभिलेख न उपलब्ध होने के कारण औपबंधिक था। वंचित अभिलेख प्रस्तुत न करने के कारण आयोग ने दोनों का अभ्यर्थन निरस्त कर दिया है और उनके स्थान पर 2 अन्य परीक्षार्थियों के नाम शासन को प्रेषित किए जाने का निर्णय किया गया है। अगली खबर की, भारत में वैक्सीन बनाने के लिए जॉनसन एंड जॉनसन को फिर करना होगा आवेदन। कोरोना से बचाव के लिए जल्द ही देश में एक खुराक वाली वैक्सीन उपलब्ध होने वाली है। सरकार ने जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी को एकल खुराक वाली वैक्सीन के आपात इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है, लेकिन इस वैक्सीन को केवल विदेश से मंगाया जा सकता है। अगर कंपनी को भारत में इसका उत्पादन करना है तो उसके लिए अलग से आवेदन करना होगा। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया के अधीन विशेषज्ञ समिति के एक वरिष्ठ सदस्य ने बताया है कि मॉडर्ना की तरह जॉनसन एंड जॉनसन को भी विदेशों से वैक्सीन मंगाने के लिए अनुमति प्रदान की गई है। बीते मई माह में स्पुतनिक 5 को भी यह अनुमति मिली थी, लेकिन भारत में इसके उत्पादन के लिए सीरम सहित 6 कंपनियों ने दोबारा आवेदन किया था। सीरम को स्पुतनिक 5 वैक्सीन बनाने की अनुमति मिल चुकी है, लेकिन देश में उत्पादन शुरू नहीं हुआ है। इस माह के आखिरी तक जॉनसन एंड जॉनसन वैक्सीन की पहली के भारत को मिल सकती है। तो फिलहाल अगर आपको भारत में वैक्सीन बनाना है, जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी को भारत में वैक्सीन बनाना है, तो इसके लिए आवेदन करना होगा। अगली खबर की, सवालों के घेरे में आउटसोर्सिंग की भर्तियां। ग्राम विकास विभाग ने पहले आओ पहले पाओ नीति पर सवाल उठाकर निरस्त की थी भर्ती। सवाल है कि इसका प्रचलन किसके राज में हुआ, किसके शासनकाल में शुरू हुआ है। मैं आपसे को बताना चाहता हूँ कि बीजेपी जब से आई है तब से आउटसोर्सिंग और संविदा पर ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, लेकिन आउटसोर्सिंग और संविदा पर भ्रष्टाचार भी खूब हो रहा है। आपको बता दें,
यहाँ पर बताया गया कि ग्राम विकास विभाग ने पिछले दिनों मनरेगा में 1278 पदों पर आउटसोर्सिंग से भर्ती निकाली थी, लेकिन पोर्टल ठीक से काम नहीं कर सका, पर एपीओ के लिए पर्याप्त आवेदन भी हो गए थे। शिकायतें हुई कि इस भर्ती प्रक्रिया में जुगाड़ की गुंजाइश है और तमाम पात्र वंचित हो जा रहे हैं। इस पर अपर मुख्य सचिव ने तत्काल एक्शन लेते हुए भर्ती को ही निरस्त कर दिया। और आपको मालूम होगा कि 5 अगस्त 2021 को भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया था। एपीयू की जो भर्ती थी उसमें आपको मानदेय 28,000 रुपये मिलता और अन्य जो भर्तियां थीं उसमें आपको 11,200 रुपये मिलता, जिसके संबंध में मेरे द्वारा सबसे पहले आपको जानकारी दी गई थी। आउटसोर्सिंग का मतलब होता है आउटसोर्सिंग, मतलब आउटसोर्स से आपको रखा जाएगा, कभी भी आपको निकाला जा सकता है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि 800 करोड़ तक पहुँचा आउटसोर्सिंग का कारोबार। जब भी भर्ती का विज्ञापन जारी होता है, आउटसोर्सिंग हो या संविदा हो, तो अगर आपको 20,000 रुपये वेतन मिलता है, मतलब कि वेतन आपके खाते में भेजा जाता है, जैसे डूडा है, डूडा के माध्यम से भी कर्मचारियों को रखा जाता है। तो जब आपको 20,000 मिलना होगा तो आपको 16,000 रुपये दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? उसमें से 4,000 रुपये खा लिया जाता है। आउटसोर्सिंग में ऐसा होता है, जितना वेतन होता है उतना वेतन मिलता नहीं है। यहाँ पर आउटसोर्सिंग पर कार्यरत कर्मी के संबंध में जानकारी दी गई है। समूह का के 31, समूह खा के 3,519, समूह गा के 1,28,365 और समूह घा के 1,43,030, यानी कि सबसे ज़्यादा आउटसोर्सिंग के लोग कार्यरत हैं। अगर इस पर परमानेंट भर्ती कर दी जाए तो कितनी अच्छी बात है। प्रदेश में 2,63,000 से ज़्यादा आउटसोर्सिंग कर्मचारी हैं। आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के लिए बजट 800 करोड़ पहुंचा है। अगली खबर की शिक्षक भर्ती में आरक्षण रोस्टर पर जवाब तलब। राज्यपाल के विशेष कार्याधिकारी ने राज्य विश्वविद्यालयों को जारी किया पत्र। विश्वविद्यालय में हुई शिक्षक भर्ती में लगाए थे गड़बड़ी के आरोप। आपको बता दें 15 विषयों में 76 पदों के लिए मांगे गए थे आवेदन, जिसमें भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, गड़बड़ी के आरोप लगे हैं। इसके संबंध में जवाब तलब किया गया है। अगली खबर ग्रामीण स्कूलों को लेकर है। ग्रामीण स्कूलों में कृषि विज्ञान पढ़ाया जाएगा। माध्यमिक विद्यालयों के पाठ्यक्रम में शैक्षिक साल 2022 से 23 से व्यापक बदलाव के तहत ग्रामीण क्षेत्रों और अर्धनागरीय स्कूलों में कृषि विज्ञान विषय को पढ़ाने पर बल दिया जाएगा, ताकि बच्चे स्कूली शिक्षा से ही कृषि के बारे में आधुनिक जानकारी प्राप्त कर सकें। अगली खबर की 5 लाख युवाओं को 5 साल पूरे होने तक मिल जाएगी सरकारी नौकरी। ऐसा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का कहना है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि पिछली सरकारों में भर्तियों में बेईमानी, भ्रष्टाचार व जातिवाद का तांडव होता था। वर्तमान सरकार में ऐसा कुछ भी नहीं है, 1% भ्रष्टाचार नहीं है। पारदर्शी तरीके से भर्तियां पूरी की जा रही हैं। तो टीजीटी एग्ज़ाम 2021 जो कि 7 एवं 8 अगस्त 2021 को कंडक्ट कराया गया है, इस भर्ती का क्या है? 69,000 शिक्षक भर्ती में काफ़ी आरोप लगे, आरक्षण को लेकर आरोप लगे, ये क्या है? बीडीओ 2018 में ओएमआर सीट को भर दिया गया, आखिरकार परीक्षा को रद्द करना पड़ा, ये क्या है? एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में 11 सिंह साहब की भर्ती कर दी गई, ये क्या है? तो कई आरोप आप पर भी लग रहे हैं। आप तो पहली बार समय से भर्ती नहीं निकालते हैं। भर्ती निकालते तो भर्ती पूरी होने में 3-4 साल लग जाते हैं। चुनाव के समय भर्तियां निकाली जाती हैं, चुनाव के समय वादे किए जाते हैं, लेकिन वादे पूरे नहीं होते हैं। आपके द्वारा यूपी SSC के माध्यम से कितनी भर्तियां निकाली गई और कितनी पूरी हुई, इसके बारे में आपको बताना चाहिए। आपने जो 1,37,000 पदों पर भर्तियां की हैं वह शिक्षा मित्रों के पद थे। अगर आपने शिक्षा मित्रों को निकाला है तो आपको उन पदों पर भर्तियां करनी पड़ेंगी। 1,37,000 पद थे, लेकिन आपने अभी तक 22,000 पद नहीं भरे हैं, यानी कि 22,000 पद रिक्त हैं, जबकि आपको 1,37,000 पूरे पद भरने थे। आप नई भर्ती का विज्ञापन निकालना चाहते हैं। एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती का परीक्षा के संबंध में आपके मन में कुछ भी सवाल नहीं है, आप कुछ भी नहीं बोलना चाहते हैं, तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती के बारे में बोलिए कि परीक्षा कब होगी और भर्ती कब पूरी होगी। यूपी टेट के बारे में बोलिए जो लंबे समय से लंबित है, परीक्षा कब होगी, नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती कब आएगी। यूपी SSC के भर्तियों के बारे में बोलिए जिसमें 24 में से 20 भर्तियां लंबित हैं, उस भर्ती का क्या होगा बोलिए। एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट के अभ्यर्थी ज्वाइनिंग के लिए परेशान हैं, उनकी ज्वाइनिंग कब होगी बोलिए।
तो आप इस विषय में बोलेंगे नहीं। आप जो आंकड़ा दे रहे हैं, यह भर्तियां कंप्लीट हो गई हैं, क्या आप इसकी गारंटी लेते हैं या प्रक्रियाधीन है? और 50,000 पदों पर जो भर्ती की बात की जा रही है, मैं आपसे को बताना चाहता हूं कि पीटी का आयोजन 24 अगस्त 2021 को 2 पालियों में होगा। उसके बाद नई भर्ती का विज्ञापन जारी होगा। अभी मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा, वीडियो को पूरा देखते रहिएगा। मैं इतना कहना चाहता हूं, कोई भी ऐसी सरकार नहीं है जिसमें भ्रष्टाचार ना होता हो, कहीं पर कम और कहीं पर ज़्यादा। नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करने के लिए प्रशिक्षु धरना प्रदर्शन करते हैं तो पुलिस के द्वारा उन्हें पिटवाया जाता है, उन्हें ज़मीन पर खिंचवाया जाता है, उन्हें गाड़ियों में भरकर इको गार्डन छोड़ा जाता है, लेकिन उनकी मांग नहीं सुनी जाती है। तो वर्तमान सरकार को इसके बारे में भी स्पष्ट करना चाहिए जो मैं बोल रहा हूं। अब इसमें कितनी सच्चाई है आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जो मैं बोल रहा हूं यह बात गलत है या पूर्ण रूप में सत्य है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मैं आपके समर्थन का इंतजार कर रहा हूं। अगली खबर दिल्ली विश्वविद्यालय की है। 12वीं के विषयों की सूची मेल नहीं होने पर देना होगा प्रमाण पत्र। इसी से प्रमाणित होगा कि विषय की सामग्री एनसीईआरटी पाठ्यक्रम के समान है या नहीं। अगली खबर दिल्ली विश्वविद्यालय शैक्षिक सत्र 2021-22 में एक सीट पर दाखिले की राह कठिन होती जा रही है। महज 10 दिन में स्नातक पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए जारी आवेदन प्रक्रिया के तहत करीब 2 लाख पंजीकरण हो चुके हैं, जबकि अभी आवेदन प्रक्रिया खत्म होने में 19 दिन बाकी हैं। तो यानी कि 3.5 लाख तक आवेदन हो सकते हैं। अगली खबर है कि विदेशों की तर्ज पर दिल्ली वालों का भी होगा अपना हेल्थ कार्ड। मुख्यमंत्री ने कहा कि बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में HIMS अहम कदम। तो अब देखना होगा कि दिल्ली कितनी प्रगति करता है। वैसे शिक्षा के क्षेत्र में दिल्ली ने प्रगति किया है, इसमें दो राय नहीं है। अब हेल्थ सेक्टर में दिल्ली का क्या प्रोग्रेस होता है, दिल्ली कितनी प्रगति करता है, यह देखने वाली बात होगी। अगली खबर कि ऑनलाइन मोड में होंगे 12वीं के प्रैक्टिकल। आपको बता दें कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के 12वीं के रिजल्ट में कुछ विद्यार्थियों को कुछ विषयों के लिए रिपीट इन प्रैक्टिकल श्रेणी में रखा गया है। अब स्कूल स्तर पर इन विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन प्रैक्टिकल परीक्षा होगी। स्कूली बच्चों को प्रैक्टिकल परीक्षा प्रोजेक्ट मूल्यांकन के लिए स्कूल नहीं बुला सकते हैं जब तक कि संबंधित राज्य सरकार की ओर से विशेष रूप से अनुमति नहीं दी जाती है। स्कूल ऑनलाइन प्रैक्टिकल परीक्षा के लिए पूर्व में नियुक्त परीक्षा से अनुरोध कर सकते हैं। अगली खबर की डेल्टा वेरिएंट बदल रहा है रूप। दुनिया में मिले 13 स्वरूप, 5 भारत में मौजूद। देश में 100 से ज़्यादा मामले। इंसाकांग के वैज्ञानिकों ने बताया कि भविष्य के लिए गंभीर खतरा। तो जो वैक्सीन लगवा चुके हैं उनके लिए भी खतरा है, उन्हें भी डेल्टा का वायरस संक्रमित कर सकता है, जो जानकारी प्राप्त हुई है। अगली खबर पीईटी परीक्षा 2021 को लेकर है। पीईटी परीक्षा 2021 के लिए 2253 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। अब इसमें बहुत सी खास बात लिखी हुई है, मैं आपको बता दूं। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने समूह की भर्तियों के लिए प्रारंभिक अर्हता परीक्षा के लिए 2253 परीक्षा केंद्र बनाने का फैसला किया है। आयोग के चेयरमैन प्रवीण कुमार ने जिला अधिकारियों को इन परीक्षा केंद्रों की अच्छी छवि को लेकर अपने हस्ताक्षर से प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। पीईटी 24 अगस्त 2021 को प्रस्तावित आयोग ने विभिन्न जिलों के नोडल अधिकारियों ADM, DIOS व परीक्षा संचालन कार्यदायी संस्था के प्रतिनिधियों के संयुक्त हस्ताक्षर से प्राप्त परीक्षा केंद्रों की सूची के परीक्षण के बाद परीक्षा केंद्रों का निर्धारण कर दिया जाएगा। परीक्षा केंद्रों की सूची जिलाधिकारियों को भेज दी गई है। जिलाधिकारियों को 24 अगस्त 2021 तक इन परीक्षा केंद्रों की उपलब्धता की पुष्टि करने के निर्देश दिए गए हैं। चेयरमैन ने जिलाधिकारियों को लिखे पत्र में कहा है कि चयनित परीक्षा केंद्र पुनः जाँच कर यह सुनिश्चित कर लें कि किसी भी दशा में खराब छवि वाले दागी विद्यालय को परीक्षा केंद्र न बनाया जाए। केंद्र की स्वच्छ छवि के संबंध में पुष्टि स्वयं अपने हस्ताक्षर से करें। यदि इस कसौटी पर चयनित परीक्षा केंद्रों में किसी को बदला जाता है तो उस स्थिति में आवश्यक अभिलेखीय साक्ष्य आयोग को उपलब्ध कराया जाए। साथ ही जिन अधिकारियों ने पूर्व में ऐसी दागी विद्यालयों को केंद्रों की सूची में शामिल कराया है उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की संस्तुति भी की जाएगी। तो कई परीक्षा केंद्र अभी भी कर सकते हैं, जैसा कि कल मेरे द्वारा आपको लिस्ट दिखाया गया था जो कि जिलाधिकारियों को भेजा गया है। अगर आपने उस लिस्ट को नहीं देखा तो वीडियो चैनल पर अपलोड है, उसे आप देख सकते हैं। केंद्र तो बहुत बनाए गए हैं, किसी ज़िले में 7 केंद्र और किसी ज़िले में 17 केंद्र, और हर परीक्षा केंद्र पर 30 से लेकर 100 तक गार्डिंग करने वाले रहेंगे और एक सेंटर पर
350, 400, 500, 600, 700 कैंडिडेट प्रतिभाग करेंगे। तो अभी जांच पड़ताल चल रही है। अभी केंद्र पूरी तरह से बन नहीं पाए हैं। पहले केंद्रों की संख्या 2900 कुछ होने वाली थी, तो काफ़ी दागी केंद्र मिल गए हैं, उनको केंद्र नहीं बनाया जा रहा है। केंद्र सोच समझ कर बनाया जा रहा है जिससे नकल विहीन परीक्षा कराई जा सके। अब देखना होगा कि UPSSC के द्वारा इसमें कितनी सफलता मिलती है। UPSSC क्या पीटी परीक्षा को नकल विहीन करा पाएगा? क्या कोई धांधली नहीं होगी? आपको क्या लगता है? आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, क्योंकि प्रयास UPSSC का सराहनीय है। UPSSC के द्वारा जो कार्य किया जा रहा है बहुत ही सराहनीय है। परीक्षा में नकल होने की संभावनाएं ना के बराबर है। साथ साथ एडमिट कार्ड के संबंध में आपको जानकारी देना चाहता हूँ। UPSSC की मंशा है कि 17 तारीख तक आपको एडमिट कार्ड दे दिया जाए, यानी कि एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाएगा। 17 तारीख की शाम तक आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे, जो मुझे जानकारी है। तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगली खबर है कि पदक विजेताओं पर धन वर्षा करेगी योगी सरकार। आपको बता दें, पदक विजेताओं को दिया जाएगा सम्मान राशि। स्वर्ण विजेता को 2 करोड़ रुपये, चांदी के लिए 1.5 करोड़ रुपये, कांस्य पर 1 करोड़ रुपये, अन्य को 50-50 लाख, 25-25 लाख और 10-10 लाख रुपये देने का ऐलान किया गया है। इसी प्रकार की जानकारी के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको सही सटीक जानकारी सबसे पहले मिल सके। चैनल को जब भी सब्सक्राइब करें तो ऑल पर सेलेक्ट करें, बेल आइकन दबाएं, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, नमस्कार।